नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की 93वीं क्लास के बारे में। दोस्तों, हमारी जो क्लास है वो कॉन्सेप्ट और फैक्टों की इतिहास में विस्तृत व्याख्या करते हुए चलते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से इतिहास को समझने का मौका मिले। जो आपके दिमाग में है कि इतिहास को याद करना बड़ा मुश्किल है, तो आप इतिहास को याद मत करें, इतिहास को समझें, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फैक्ट कब कहाँ पर कैसे आया, उसके पीछे कारण क्या है। इन चीज़ों को जब आप समझते चलेंगे तो निश्चित रूप में इतिहास आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य काल के बारे में, क्योंकि मौर्य काल एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसलिए उसको हमें कई पार्टों में बांटना पड़ा। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मौर्य काल के पार्ट 7 के बारे में। और पार्ट 7 में जो हमारा आज का टॉपिक है, जिस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो है अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख। आपने इससे पहले भी पढ़ा था, वहाँ पर दीर्घ शिलालेख लिखा हुआ था, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है दीर्घ स्तंभ लेख, यानी स्तंभों पर इन लेखों को खुदवाया गया है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास को विस्तृत तरीके से समझना चाह रहे हैं और GS आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे साथ GS के अध्ययन में लगिए। निश्चित रूप में आपका GS और हिस्ट्री टॉप लेवल पे हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ यदि आप हिस्ट्री से TGT, PGT, TGT LT ग्रेड, हिस्ट्री से UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल अध्ययन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। और आज की क्लास है हमारी दीर्घ स्तंभ लेखों के बारे में। तो दीर्घ स्तंभ लेखों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये जो स्तंभ हैं उनके बारे में एक समझने का मौका मिलता है कि अशोक के जो जानकारी है, अशोक के समय का जो इतिहास लिखा गया है, वो काफ़ी हद तक किस पर, अभिलेखों पर आधारित है। किस पर है? अभिलेखों पर आधारित है। तो जाहिर सी बात है, अशोक के लगभग 42 अभिलेख मिले हैं। अभिलेख का मतलब है जो किसी स्तंभ में या पहाड़ों पर राजा द्वारा लिखवाया गया हो, वही क्या है, राजा द्वारा या उस समय के दौरान लिखवाया गया हो, ये क्या है, अभिलेख हैं। तो अशोक के इतने ज़्यादा अभिलेख होने के कारण थोड़ा सा अध्ययन करने में समस्याएं होती हैं। तो उस अध्ययन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाने के लिए अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने दीर्घ शिलालेखों के बारे में पढ़ लिया था और लघु शिलालेखों के बारे में पढ़ लिया था। और जब दीर्घ शिलालेख पढ़ा था तो साथ में पृथक शिलालेख भी कंप्लीट हो गया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है दीर्घ स्तंभ लेख। यानी ये ऐसे स्तंभ हैं जो जिनमें बहुत सारी जानकारियां हैं। दीर्घ मतलब क्या है? दीर्घ का मतलब ही है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और स्तंभ मतलब खंभा, यानी ऐसे जानकारियां जो खंभे में लिखी हो और बड़ी मात्रा में हो, उनको क्या कहा गया? दीर्घ स्तंभ लेख। तो आगे हम लोग बात करेंगे लघु स्तंभ और गुहा लेख बचे हुए, जो अगली वीडियो में होंगे, क्योंकि दीर्घ स्तंभ लेख में इतनी पर्याप्त जानकारी अशोक के बारे में दी गई है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीर्घ स्तंभ लेखों के बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख, ठीक है ना। अशोक के बहुत से स्तंभ लेख हैं और इन स्तंभों को कहाँ से? चुनार और मिर्जापुर की पहाड़ियों से ये पूछा जाता है। कौन कौन से? चुनार। चुनार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में चुनार की पहाड़ियां हैं। कौन सी? चुनार की पहाड़ियों, ठीक है ना। और कौन सी? मथुरा की पहाड़ियों से। और इन दोनों पहाड़ियों की खास बात यह है, चुनार की पहाड़ी और मथुरा की पहाड़ी, इन दोनों की पहाड़ियों की खास बात यह है कि यहाँ जो पत्थर पाया जाता है वो कैसा है? लाल बलुआ रंग का पत्थर है।
कौन सा पत्थर है? लाल बलुआ। एक आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, वो पत्थर जो लगाए गए हैं उनको कहाँ से लाया गया है? और चुनार से, मथुरा से और लाल बलुआ, और कैसी है? लाल बलुआ पत्थर से। सबसे मज़े की बात यह है कि ये दोनों, मिर्जापुर और मथुरा, दोनों उत्तर प्रदेश में है। और फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर दक्षिण भारत में ये स्तंभ लेख इतने बड़े बड़े कैसे पहुंचे? क्योंकि इन स्तंभों का जो वेट है वो बहुत भारी है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो दीर्घ स्तंभ लेखों जो है कितने स्थानों से मिले हैं? 6 स्थानों से मिले हैं। और मजे की बात यह है कि इन सब में कितने कितने लेख मिलते हैं? 6 लेख मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि दीर्घ स्तंभ लेख, ठीक है ना, दीर्घ स्तंभ लेख है, ये मान सकते हैं स्तंभ है। तो ये कितनी जगह से मिले हैं? ये 6 जगहों से मिले हैं। कहां से मिले हैं? 6 जगह से। और खास बात यह है कि इनमें 6 लेख लिखे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक ऐसा विलेख है जिसमें 7वां लेख भी मिलता है। और जब 7वां लेख मिलता है, इसी के कारण ये इन्हें क्या कहा जाता है? सप्त स्तंभ लेख भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 7 जानकारियां मिलती हैं। और खास बात यह है कि इसमें अशोक की 7 राजाज्ञों यानी राजा की आज्ञाओं को जारी किया गया है। तो स्तंभ लेखों में क्या है? दीर्घ स्तंभ लेख में राजा की आज्ञाएं मिलते हैं, ठीक है ना, कि राजा ने कौन कौन से आदेश जारी किए। अब बात करते हैं वो 6 जगह जहां से ये स्तंभ लेख मिले हैं। इनमें से पहला है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दरअसल में यह स्तंभ पहले कहां पर था? मेरठ में था, और बाद में इसको कहां पर ले आया गया? दिल्ली में। तो इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है, आइए बात करते हैं। यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में था, और मध्यकालीन जो शासक का नाम आता है तुगलक वंश का, इसका नाम है फिरोज तुगलक। इसने या इसी के काल में इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, ठीक है ना, फिरोज शाह कोटला का नाम सुना होगा, दिल्ली में है। यहां पर कुश्क ए शिकार सॉरी कुश्क ए शिकार यानी जहां पर शिकार महल कहा जाता है, वहीं पर इसको क्या कर दिया? इस यानी दिल्ली मेरठ स्तंभ को स्थापित करवा दिया, ठीक है। इसका विवरण यानी जो फिरोज तुगलक के बारे में ये जानकारी मिलती है, वो तारीख ए फिरोज, तत्कालीन तारीख है फिरोज शाह के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ की लेखन में ये जानकारी मिलती है कि फिरोज तुगलक ने इस अभिलेख को मेरठ से, देखिएगा वर्तमान में कौन सा है? दिल्ली में है, तो पहले नाम दिल्ली आएगा, ठीक है ना, और कहां पर था? मेरठ में था। तो इसको कहां से? मेरठ से दिल्ली स्थापित किया गया। बाद में फर्रुखसियर यानी जो मुगल शासक था फर्रुखसियर, इसी के शासन काल में यहां पर विस्फोटक के कारण ये क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्तंभ लेख अशोक का क्षतिग्रस्त अवस्था में है? तो दिल्ली मेरठ वाला भी लेख क्या है? क्षतिग्रस्त अवस्था में है, ठीक है ना। अंत में 1867 में इसे पुनर्स्थापित किया गया। और इस खास बात जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इसे अशोक की लाट, छोटी लाट कहा जाता है, क्योंकि 2 चीजें बात कही गई, छोटी लाट और बड़ी लाट। तो दिल्ली मेरठ, कौन सा? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को या दीर्घ स्तंभ लेख को क्या कहा गया है? अशोक की छोटी लाट, ठीक है ना, क्या कहा गया है? अशोक की छोटी लाट। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस अशोक के किस अभिलेख को
छोटी लाट के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा है? अशोक का मेरठ दिल्ली अभिलेख। तो ऐसे 6 अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ठीक है ना, और 6 स्थानों से मिले हैं। तो हम बात करते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। कौन सा है? दिल्ली टोपरा। अब दरअसल में ये पहले कहाँ पर था? टोपरा में। टोपरा कहाँ पर है? तो टोपरा यमुनानगर कहाँ पर? हरियाणा में पड़ेगा। यानी दिल्ली टोपरा पहले कहाँ पर था? हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पर? यमुना नगर में, ठीक है ना। यमुनानगर हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर यह था। और फिरोज शाह तुगलक के समय में इसको हरियाणा से कहां पर? दिल्ली में स्थापित किया गया। तो इसी स्तंभ लेख को क्या कहा गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। क्या कहा गया? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ लेख को जेम्स प्रिंसपे ने सबसे पहले पढ़ा। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, किस अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया था? तो वो था दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है सबसे पहले पढ़ा गया था। और यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा कि जेम्स प्रिंसपे, ठीक है ना, ये नाम है कौन सा? जेम्स प्रिंसपे। तो याद रखिएगा प्रिंसपे ने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? प्रिंसपे, ठीक है ना। लेकिन जब प्रिंसपे ने इस स्तंभ लेख को पढ़ा था तो यहां पर एक शब्द मिलता है तिस्य। तो इन्होंने इस तिस्य की पहचान गलतीवश कहां कर दिया? श्रीलंका के राजा तिस्य से कर दिए। लेकिन बाद में अशोक का नाम मास्की अभिलेख से स्पष्ट रूप से पढ़ लिया गया। तो ये कहा गया ये तिस्य किसका है? नाम अशोक का है। दरअसल में तिस्य कि जो श्रीलंका के राजा थे उनकी उपाधि थी प्रियदर्शी। क्या थी? प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी का ही समीकरण किससे कर दिया गया? श्रीलंका के राजा तिस्य से कर दिया। लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, अशोक का जो अभिलेख मास्की वाला है उसी में प्रियदर्शी का नाम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाती है कि यह अभिलेख किसके हैं? अशोक के, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम ठीक है, अब हमारे ख्याल से बेहतरीन है, ये सही होगा, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के काल में इसे फिरोज शाह कोटला में क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। तो यहीं पर फिरोज शाह कोटला में ही क्या था? सुल्तान का महल था। तो सुल्तान के महल में दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को स्थापित कर दिया गया। इसे मीनार जरीन, ठीक है ना, मीनार जरीन, या इसी को स्वर्ण मीनार भी कहा जाता है, यह स्वर्ण स्तंभ भी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख को स्वर्ण स्तंभ लेख कहा गया है? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को क्या कहा गया है? स्वर्ण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है ना, ये रचना है जो मध्यकालीन इतिहास है की जानकारी मिलती है। इसके लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ, ठीक है ना। लेखक कौन है? शम्स ए सिराज अफीफ।
और इन्होंने दिल्ली टोपरा के इस स्तंभ को टोपरा से दिल्ली लाने का एक अद्भुत और सजीव चित्रण किया है। उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से घसीटते हुए यमुना नगर यानी हरियाणा से लेकर कहां लेके आए, दिल्ली लेकर आए। ठीक है। सीरत ए फिरोज शाही में दिल्ली टोपरा होना चाहिए। टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख का टोपरा से दिल्ली स्थानांतरण का सचित्र यानी चित्र सहित क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यही एकमात्र स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 लेख मिलते हैं। हमने बताया कि स्तंभ लेख 6 जगह से मिले हैं और प्रत्येक में लगभग कितने, 6 बातों का लेख, 1 2 3 इस तरीके से 6 लेख, 6 जानकारियां मिलती हैं। लेकिन जो दिल्ली टोपरा का है उसमें कितने लेख मिलते हैं, 7। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है अशोक के किस अभिलेख में, किस स्तंभ लेख में 7 लेख मिलते हैं, तो वो कौन सा है, दिल्ली टोपरा अभिलेख है जिससे 7 स्तंभ मिलते हैं। इसी में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, उसी वंश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी अपने 3 लेख इस पर क्या कर दिए, खुदवा दिए यानी लिखवा दिए और अपनी महानता और विशेषताओं का गाथा गान कर दिया। ठीक है ना। 13वीं और 14वीं शताब्दी में संस्कृत और फारसी में लिखे लेख के इस स्तंभ को देखे जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपके इतिहास से मिलती हैं। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो स्तंभ लेख फेमस है या प्रसिद्धि प्राप्त किया है वो दिल्ली टोपरा है। इसीलिए दिल्ली टोपरा को सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ लेख को कौन से, दिल्ली टोपरा को फिरोज शाह की लाट के नाम से जाना जाता है। इसी को भीमसेन की लाट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को दिल्ली का शिवालिक की लाट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा छोटी लाट है, या छोटी लाट आपने देखा था, दिल्ली मेरठ को छोटी लाट कह के संबोधित किया गया है, जबकि दिल्ली टोपरा को क्या कहा गया है, दिल्ली टोपरा को क्या कहा गया है, बड़ी लाट, बड़ी लाट। ठीक है ना, क्या कहा गया है, बड़ी लाट कहा गया है। और जब बड़ी लाट के साथ साथ इसको और कई नामों से डिफाइन किया गया है। एक चीज फिर से ध्यान दें, फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली की लाट। तो ये छोटी लाट इसमें मिलकर क्या कर देता है, कंफ्यूजन को क्रिएट कर देता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला। ठीक है ना, इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख। क्योंकि ये पहले कहां पर था, पहले ये स्तंभ लेख पहले कोशम में था। कहां पर था, कोशम। कोशम कौन सा क्षेत्र है, कोशम कौशाम्बी को ही क्या कहा जाता है, कोशम कहा जाता था प्राचीन काल में। तो ये पहले इलाहाबाद वाला जो स्तंभ लेख है, दीर्घ स्तंभ लेख है, वो पहले कोशम में था, अर्थात कौशाम्बी में था। और वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में ये इलाहाबाद में है। ठीक है ना। तो जो वर्तमान में होगा वो पहला नाम होगा और जो बाद में होगा वो मूल स्थान था।
ठीक है ना। ये स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, अकबर द्वारा, किसके द्वारा लाया गया? अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा लाया गया, तो ये अकबर के द्वारा लाया गया। इस स्तंभ पर अशोक के बाद 2 अन्य शासकों का भी लेख मिलता है, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं? जिसमें है प्रथम अभिलेख मिलता है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, यानी बाद में समुद्रगुप्त ने अपनी जो विजय अभियान था इसी में लिखवा दिया। देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, यानी ऐसा जिसमें राजा का गुणगान किया जाए। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को किस पे लिखा गया? अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी लेख में ही इन्होंने लिखवा दिया। इसमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जब हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से इनके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि किसी से प्रश्न पूछा जाए या ना पूछा जाए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ये जानकारियां जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है ना। दूसरा, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा भी इसमें कुछ लेख लिखवाया गया, ठीक है ना। और खास बात है कि इसमें मुगल शासकों की वंशावली भी मिलते हैं। एक ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि इस स्तंभ में लगभग 2000 वर्षों का इतिहास मिलता है। 2000 वर्षों का मतलब क्या है? अशोक से लेकर कब तक? जहांगीर के समय तक लगभग 2000 वर्ष पूरे होते हैं। और इस 2000 वर्ष पूरे होने पर क्या होता है? एक तरीके से कहा जाता है कि अशोक के किस स्तंभ से 2000 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। यह 2000 वर्षों का इतिहास मिलता है। तो अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख से, या आप कह सकते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से 2000 वर्षों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक से एक नए नए प्रश्न जो बनते हैं वो आपको यहाँ पर आसानी से मिलते जाएंगे, ठीक है ना। 3 सम्राटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया, कौन सा अभिलेख 3 सम्राटों का प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला है अशोक, ठीक है ना, और दूसरा समुद्रगुप्त, और तीसरा जहांगीर, ठीक है ना। तो ये लगभग 2000 वर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। रोमिला थापर ने, जो डीयू की प्रोफेसर रही हैं, उन्होंने इसी को ऐतिहासिक पुनरांकन कहा है, यानी इतिहास में पुनरांकित, यानी इतिहास में फिर से बातों को दोहराई गई, तो पुनः अंकन किया गया। तो ऐतिहासिक पुनरांकन रोमिला थापर ने किस स्तंभ लेख को कहा? तो इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख को कहा, ठीक है। फिर जो चौथा लेख है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, हमने बताया था कि टोटल कितने हैं? 6 जगह से मिले हैं और प्रत्येक में 6-6 लेख हैं, लेकिन दिल्ली और टोपरा वाले में 7 लेख मिले थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। अब ये कहाँ है? बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है ना। और कहा जाता है कि यह स्तंभ लेख सबसे सुंदर और सुरक्षित स्तंभ लेख है, ठीक है ना। क्या है? सबसे सुंदर और सुरक्षित अभिलेख है, तो नाम ही है ऐसा, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ठीक है ना। और खास बात यह भी है कि इसमें औरंगजेब कालीन एक लेख क्या है? उत्कीर्ण है। तो प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, जबकि लौरिया नंदनगढ़ में औरंगजेब का लेख क्या है? उत्कीर्ण है। इसी में अंग्रेजी सर्वेक्षक रिव्यूवेन वारो का, जिन्होंने 1792 में इस लेख में भी मिलता है कि ये भी एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके बारे में ये जानकारी मिलती है।
लौरिया नंदन, और वहीं पर है लौरिया अरेराज स्तंभ लेख। और ये कहां पर है? तो ये बिहार के चंपारण जिले में है। तो इसमें भी करीब 6 लेख जानकारियां मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी ये 6 जानकारियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। छठवां है लौरिया रामपुरवा स्तंभ लेख। ठीक है ना। लौरिया कहाँ है? बिहार में लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और लौरिया रामपुरवा स्तंभ लेख। तो यहां पर 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। एक स्तंभ लेख युक्त है, यानी जिसमें लिखा गया है, और दूसरा एक लेख विहीन है, यानी जिसमें कुछ नहीं लिखा है। जिसमें लिखा हुआ है उस पर सिंह शीर्ष की आकृति बनी हुई है, यानी सिंह यानी शेर बना हुआ है। ठीक है ना। जैसा कि आप देखते हैं कि स्तंभ है और उसके ऊपर एक शेर बैठा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेख विहीन है, उसमें बैल, वृषभ, वृषभ मीन्स बैल, वृषभ मीन्स हाँ महिषी, बैल की आकृति उत्कीर्ण है। और इस स्तंभ की खोज 1872 में कार्लाइल ने किया था। ये मिस्टेक हो गया है, किसने किया था? कार्लाइल ने किया था। अगर ये पूछा जाए कि लौरिया रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की, तो कार्लाइल महोदय ने इसकी खोज की। तो ये अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख थे, जो कितने जगह से मिले हैं? 6 जगह से मिले हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रत्येक में चूंकि 6 बातें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, एक में तो 7 भी लिखा हुआ है। तो ये 6 बातें कौन सी हैं, उनके भी बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चूंकि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उसमें बेहद तरीके से जानकारियां मिलती हैं। 7 स्तंभों में क्या क्या वर्णित है, यानी क्या क्या लिखा गया है, वो आपको यहां पर पढ़ना है। यानी 7 स्तंभ में क्या क्या लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अशोक के बृहत स्तंभ लेख, ठीक है ना, इनको बृहत स्तंभ लेख भी कहा जाता है, जिनमें प्रत्येक में 6 लेख उत्कीर्ण हैं, लेकिन दिल्ली टोपरा में 7 लेख उत्कीर्ण हैं। ये अभी हमने पीछे दोहरा भी दिया, एक बार फिर दोहरा रहे हैं क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है ना। तो पहला लेख क्या कहता है, इसके बारे में देखिएगा। अशोक का जो पहला लेख है, यानी प्रथम लेख है, इसमें अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष धम्म लेख लिखवाया गया। कौन सा लेख लिखवाया गया? धम्म लेख। दोस्तों, अशोक का जो धम्म है वो सभी धर्मों के जो नैतिक आदर्श थे उनको लेकर एक राजाज्ञा बनाई गई कि लोग इसका पालन करें। ठीक है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति दूसरे संप्रदाय का अपमान न करे, एक दूसरे का सम्मान करे, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करे, यही क्या है? अशोक का धम्म है। तभी धम्म के बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे, बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर अशोक का धम्म धर्म से अलग क्यों है, उसे धम्म क्यों कहा गया, उसको चलाने के पीछे कारण क्या था। इन सारे मुद्दों पे हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन कब? जब अशोक के अभिलेख समाप्त हो जाएंगे। धम्म के प्रति घोर अनुराग, उत्साह से धम्म का आधार एवं प्रेम प्रतिदिन बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। यानी धम्म के प्रति आप क्या है, लगातार अनुराग रखें, उत्साह रखें, प्रेम रखें, और इससे प्रत्येक दिन क्या है, धम्म लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। और यही मेरा क्या है, सिद्धांत है। धम्म के अनुसार शासन करना,
किसके अनुसार? धर्म के अनुसार शासन करना, यानी नैतिक आदर्शों के साथ शासन करना, धर्म के अनुसार प्रजा के सुख देना, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी को मार के किसी समुदाय को खुश किया जाए, तो अशोक ऐसा नहीं करता है। वो कैसे प्रजा को खुश करने की बात करता है? धर्म की। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करके हिंदुओं को खुश करने की अपनी नीति अपनाते हैं। तो अशोक ने ऐसा नहीं किया है। उसने क्या किया है? धर्म के अनुसार प्रजा को साम्राज्य की रक्षा किया है, ठीक है ना। वही सीमांत प्रदेशों के अंत महामात्यों को भी महामारी लिखा हुआ है। महामात्य यानी ये वो अधिकारी होते थे जो सीमांत प्रदेशों में रहते थे, ठीक है ना। संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के अनुसार लोगों का पालन और पोषण एवं शासन करो, यानी अधिकारियों को भी आदेश दिया कि धर्म के अनुसार आप क्या करिए, नैतिक आदर्शों के साथ, नैतिक जिम्मेदारियों के साथ शासन प्रशासन चलाएं, यानी अनैतिकता आप प्रजा के साथ ना करें। ये अशोक किस में कहता है? अशोक अपने प्रथम लेख में कहता है। अशोक का द्वितीय स्तंभ लेख, इसमें अशोक ने धम्म की परिभाषा किया है। कियमचु धम्म में खुद ही पूछता है अभिलेखों में कि धम्म क्या है, तो खुद ही उत्तर देता है अल्प पाप, मतलब पाप क्या करें, कम से कम करें, ठीक है ना। अत्यधिक कल्याण, दया दान, ठीक है ना, सत्यवादिता, सही वाद करे, पवित्रता, मृदुता, साधुता ही क्या है, धम्म है। और ये सब अशोक के क्या थे, नैतिक आदर्श, क्या थे, नैतिक आदर्श थे। तो एक बार फिर से इस बात को समझें कि अशोक का जो धम्म था वो किन पर आधारित था? पवित्रता, मधुरता, सत्यवादिता, दयादान, अत्यधिक कल्याण करना, इन पर आधारित था। तृतीय स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं कि अशोक ने अपने तृतीय दीर्घ स्तंभ लेख में आखिर क्या बताया है। तो तृतीय स्तंभ लेख में बताया कि जो धम्म मार्ग में बाधक हैं, कौन कौन सी चीजें बाधक हैं? चांडिये, ठीक है ना, निठुलिये, क्रोधे, मनो, ईर्षा, ये सब क्या है? जैसे आप किसी के प्रति ईर्षा रखते हैं, ठीक है ना, क्रोध करते हैं, निष्ठुरता दिखाते हैं, चांडिये चिढ़ाते हैं, तो ये क्या है? आपके धम्म के मार्ग में बाधक है। जैसे अभी आपने एक मुख्यमंत्री को देखा, वो एक समुदाय के प्रति चिढ़ाने का काम करता है। तो अशोक कहता है कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो धम्म के मार्ग में बाधक है। और धम्म के मार्ग में कौन से बाधक हैं? चंडिये, निष्ठुलिये यानी निष्ठुरता, क्रोधे, ठीक है ना, ईर्षा, ये सब क्या है? धम्म के मार्ग में बाधक है। तो पूछ लिया जाता है कि मार्ग, धम्म के मार्ग में बाधक में कौन कौन से तथ्यों को अशोक ने समावेश किया? तो यही पांचों शब्दों को उन्होंने समावेशित किया। आइए हम लोग बात करते हैं चतुर्थ स्तंभ लेख, ठीक है ना। टोटल कितने हैं? ज्यादातर तो 6 ही हैं, एक में 7 हैं, तो टोटल 7 स्तंभ लेखों के बारे में बात करेंगे। तो स्तंभ लेख आप ऐसे एक बार फिर समझते हैं कि पहला नंबर हमने पढ़ा दिया, दूसरा नंबर पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा दिया, अब हम बात कर रहे हैं चौथे स्तंभ लेख के बारे में। तो चतुर्थ स्तंभ लेख में इसमें अशोक रज्जुकों के कार्यों को समर्पित करता हुआ कहता है। रज्जुक एक तरीके के न्यायाधीश होते थे
और कहता है कि लाखों लोगों के ऊपर रज्जुत नियुक्त होते हैं, यानी लाखों लोगों के ऊपर न्यायाधीश की नियुक्त होती है। फिर आगे कहता है मैं राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में न्यायिक अधिकार दे दिए। ठीक है ना, वैसे ये प्रांतों के अधिकारी थे, लेकिन इनको जो है अपने शासन के 26वें वर्ष इनको जजमेंट करने का भी अधिकार दिया। और इन रज्जुकों को तुलना किससे की है? धाय माँ, यानी जो पालन पोषण करने वाली माँ होती है, और इसीलिए रज्जुकों को योग धात्री कह के संबोधित किया है। किसने? अशोक ने। इसमें वर्णित है कि जिन लोगों को मृत्युदंड दिया गया है उनको 3 दिनों की मोहलत दिया जाए। और मोहलत देके क्या होगा कि अगर मृत्युदंड मिल गया है, गलती से मिल गया है, तो उनके घर परिवार के लोग एक बार फिर से अपील दायर कर सकते हैं, ताकि अकारण किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा ना दी जाए, उसे गलती से भी सजा ना दिया जाए। तो अशोक के हृदय की इच्छाएं किस में मिलती हैं? अशोक के स्तंभ लेखों में मिलते हैं। खास बात यह है कि इतिहासकारों का मानना है, क्या मानना है, कि इससे पहले जो ब्राह्मण होते थे, ध्यान दीजिएगा, इस लेख में यह जानकारी मिलती है कि समानता के अधिकार को अशोक ने प्रमोट किया। ठीक है ना। अभी तक इससे पहले क्या था कि ब्राह्मण मृत्युदंड से मुक्त थे। ब्राह्मण क्या थे? मृत्युदंड से मुक्त थे। लेकिन ये जब लेख लिखा गया तो ये कहा गया कि अशोक ने ब्राह्मणों को जो मृत्युदंड से मुक्त थे उसको समाप्त कर दिया। यानी ब्राह्मणों का जो विशेषाधिकार थे उनको मृत्युदंड ना दिया जाए, क्योंकि इनकी मृत्युदंड के बारे में ये कहा गया। चाणक्य ने लिखा कि अगर किसी ब्राह्मण को मृत्युदंड न दिया जाए, अगर देना है तो उसे पानी में डुबाकर मारा जाए। तो ये बात किसने कही? चाणक्य ने कही थी। लेकिन आने वाले समय में अशोक ने इस व्यवस्था को, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को तोड़ दिया और क्या किया? दंड मुक्ति के विशेषाधिकार को अशोक ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है ना। तो अगला लेख हम लोग चलते हैं। पांचवा लेख, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद। कौन से? पांचवा लेख है। 26वें वर्ष बाद अशोक ने उन प्राणियों की सूची जारी की जिनकी हत्या करना उसने क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। कहा इन पशुओं को ना मारा जाए, हत्या ना किया जाए। और इसमें लगभग 23 पशु पक्षी थे। कितने थे? 23 पशु पक्षियों की सूची मिलती है। किस लेख में? 5वें में। और इसमें कहा पालतू व अन्य जानवरों का बधियाकरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। बधियाकरण का मतलब ये होता है कि जैसे सांड होते हैं, उनके अंडकोश को तोड़ देते हैं ताकि वो प्रजनन के अनुकूल ना रह सकें। तोड़ने का मतलब उसको पीटते हैं, और पीटने के बाद उसमें शुक्राणुओं का बनना बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो सांड होते हैं अब वो केवल एक पालतू पशु के रूप में, कृषि कार्य के रूप में लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में कहा कि उन पशुओं का बधियाकरण ना किया जाए, इस पर भी अशोक ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। और विशेष तिथियों पर घोड़े और बैलों को जो दागा जाता था, यानी उस पर जो मोहर लगाई जाती थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये लगाने वाला कौन था? अशोक था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। 26वें वर्ष के समय में ये कहा कि 25 बार उसने क्या किया? कैदियों को रिहा किया। कौन लिखता है? अशोक लिखता है। यानी 25 बार कैदियों को उसने आजाद किया, बाहर किया कि नहीं, अब इन्हें मुक्त किया जाए। छठे स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि जनता का हित और सुख की बात करता है। ठीक है ना। थोड़ा शार्ट में कर दिया, बहुत बड़ा वीडियो बनता जा रहा है। और 7वां लेख जो केवल दिल्ली और टोपरा में ही मिलता है, ये लेख, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
7वें लेख में अशोक ने प्रजा के हितों के लिए किए गए कार्यों के बारे में उल्लेख किया है। अब प्रजा के हितों के लिए अशोक ने कौन कौन से कार्य किए, ठीक है ना। प्रश्न उठता है कि आखिर अशोक ने प्रजा के हितों के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो उसने क्या किया, प्रत्येक 8 कोष में क्या किया, कुआं खुदवा दिया। पहले लोग लंबी दूरी तक यात्रा करते हुए चले जाते थे, लेकिन उनको प्यास लगती थी तो पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इतना डेंसिटी नहीं थी, लोग नहीं थे। तो प्रत्येक 8 कोस पर सड़कों के किनारे यानी 8 कोस की दूरी पर क्या किया, कुओं को खुदवा दिया, ठीक है ना। लगभग 20-25 किलोमीटर, 8 त्रिक 24, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 8 कोस में यानी 8 त्रिक 24 यानी 20 से 24 किलोमीटर के बीच में एक कुआं खुदवा दिया। यानी अब लोग पानी लेके भी चल सकते हैं और आगे चल के वो पानी भर सकते हैं। सड़कों के किनारे बरगद के वृक्ष लगवा दिए ताकि गर्मी में लोग बेहाल ना हो, बरगद के नीचे आराम कर सकें, ठीक है ना। ये और सराय, ठीक है ना, का निर्माण कराया। यानी जो लोग रात में फंस जाते थे, उनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, तो सड़कों के किनारे क्या किया, बड़ी मात्रा में सरायों का निर्माण करवाया था। तो प्रजा के हितों में अगर किसी शासक ने काम किया तो वो सम्राट अशोक ने काम किया, और यही कारण है सम्राट अशोक को उसके कार्यों ने उसे ग्रेट बना दिया। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अशोक के लौह स्तंभ लेख और गुफा लेखों के बारे में। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।